बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद आसिफ हुसैन और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th। चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है इनर्जेटिक्स। और इस चैप्टर का अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा आखिरी टॉपिक होगा और टॉपिक का नाम है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है और ये रेस्पिरेशन का अमल कहाँ पे होता है, रेस्पिरेशन की टाइप्स कौन सी है और उन डिफरेंट टाइप्स में क्या डिफरेंस है, और फिर फाइनली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में भी बहुत सी बातें जानेंगे। दरअसल यानी आज आप कह सकते हैं ये बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है, ठीक है। तो बायो वाले भी इसको ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री वाले तो ऑब्वियसली पढ़ेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी बुक में है। तो ये बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है। सो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले जरूरी है आपके लिए जानना कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। देखिए मैंने हेडिंग्स वगैरह आपको बना के दी है, आपने इसी के मुताबिक इसको तैयार करना है। ये वर्डिंग सारी आपकी बुक की है, मैंने इजाफी वर्डिंग का इस्तेमाल कम से कम किया गया है ताकि आप उसको फॉलो कर सकें और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपको याद करने में भी आसानी हो, क्योंकि आपकी बुक में चीजें पैराग्राफ की सूरत में लिखा हुआ है उतना आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब आप हेडिंग की सूरत में, पॉइंट्स की सूरत में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। रेस्पिरेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसने मुसलसल जारी रहना है, यानी 24/7। आसान लफ्जों में कहूं तो रेस्पिरेशन मींस सांस लेने का अमल, यानी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने का अमल। और जब हम एनिमल्स की बात करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, तो आप अच्छी तरह जानते हैं हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, टेक इन कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को टेक आउट कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का इनटेक करना, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल करना यानी रिलीज आउट कर देना, यह है दरअसल रेस्पिरेशन। लेकिन इतना ही नहीं, वो जो ऑक्सीजन गई है या वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है उसके पीछे एक बायोकेमिकल प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। सिर्फ मैकेनिकल नहीं है, ये केमिकल प्रोसेस भी है। कैसे? रेस्पिरेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इन ह्यूमंस, आल्सो एनिमल्स, दैट प्रोवाइड एनर्जी। यहां हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। कौन प्रोवाइड करती है? रेस्पिरेशन। कैसे? बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके। अब आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। ये ग्लूकोज हमें कहां से हासिल होते हैं? प्लांट से। प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, देखिए कितना जबरदस्त अल्लाह का निजाम है ना, कि ग्लूकोज को तैयार करते हैं प्लांट्स। कैसे? फोटोसिंथेसिस के जरिए। फिर वो ग्लूकोज न सिर्फ प्लांट्स खुद इस्तेमाल करते हैं बल्कि हमें भी मिल जाते हैं। किस तरह से? फूड की सूरत में। हम जो रोटी खाते हैं, हम जो चावल खाते हैं, हम जो सब्जियां खाते हैं, उन सब पे कहीं ना कहीं ग्लूकोज के डिफरेंट फॉर्म्स यानी कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट फॉर्म्स में है। कहीं ग्लूकोज की सूरत में, कहीं फ्रुक्टोज की सूरत में, कहीं गैलेक्टोज की सूरत में, कहीं माल्टोज की सूरत में, कहीं सुक्रोज की सूरत में, कहीं सेलुलोज की सूरत में हमें ग्लूकोज मिल जाता है। और वही ग्लूकोज जब बॉडी के अंदर उसको ब्रेक डाउन किया जाता है ना, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी बॉडी को मिल जाती होती है। तो देखते हैं अब इसकी टाइप से। रेस्पिरेशन दो तरह की है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। हमने दोनों को देखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। स्टार्ट कर लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन से। द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोब्स। यहां मैं लफ्ज को आपके लिए अलग सा कर देता हूं। एरोब्स मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाला अमल, ठीक है। यहीं पे आपने इस डेफिनेशन को अच्छे से समझना है। एरोबिक डेफिनेशन समझ आ जाएगी तो एनारोबिक आपने सिंपली उसका उलट है, एरोबिक का अपोजिट होगा एनारोबिक। तो इसीलिए अच्छे से जरा समझेगा। ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या है? इट बिगिंस इन साइटोप्लाज्म एंड एंड्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि
अगर हम कोई भी सेल देख लेते हैं ना किसी भी सेल में, तो आपको सेल के अंदर दो जगह नजर आती है। एक ये जगह जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, जिसके दरमियान में न्यूक्लियस है, और इसके साइड पे ना आपको एक और स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यूं बायो में आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा होगा, और अगर बायो नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आपको मैं यहां बता देता हूं। इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये वही माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको बिजली घर कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। सेल को जो एनर्जी यानी बिजली, एनर्जी, पावर प्रोवाइड करने वाला जो ऑर्गेनेली है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो याद रखिएगा, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो हमारे पास रेस्पायरेशन है, इसकी शुरुआत कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में, और एंड कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आखिरी बात देखें, सवाल ये है कि भाई हम क्यों कर लेते हैं? ठीक है, रेस्पायरेशन का फायदा क्या होगा? अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यील्ड्स, एक बड़ी अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कहां पे? रेस्पायरेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया में। रेस्पायरेशन के दौरान किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये है एनर्जी मॉलिक्यूल, ठीक है, एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी। इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, या आप इसको यूं कह सकते हैं, क्योंकि हम इसमें डिटेल में जाएंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, तो मैं सिंपली आपको बता देता हूं। देखिए, किसी भी मुल्क में ना उसके यहाँ जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी में एक चीज इसको हम लोग कहते हैं ना उसकी करेंसी। जैसे हमारे यहाँ रुपया है, इंडिया में भी रुपया है, बांग्लादेश में टका है, अमेरिका में डॉलर है। तो वो दरअसल उनके यहाँ जो इनकम और एक्सपेंस को काउंट करने के लिए करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे मुल्क के जो इकोनॉमी के ऊपर दारोमदार करेंसी के ऊपर है। हमारी बॉडी में भी जो एनर्जी इस्तेमाल होती है ना, या बनती है या बिगड़ती है, दोनों किसके फॉर्म में है? एक एनर्जी करेंसी जिसका नाम है एटीपी। यानी सादा लफ्जों में जो एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो एटीपी की सूरत में स्टोर किया जाता है, फिर उसी एटीपी को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गई ये बात? अब देखिए, दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर बॉडी एक्टिविटीज। अब वो जो एनर्जी है ना, जो एटीपी की सूरत में स्टोर की गई है ना, उस एनर्जी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं बॉडी की एक्टिविटीज के लिए। हम जो काम कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, भाग दौड़ कर लेते हैं, चलना फिरना, इन सब के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी जो खाना हम खाते हैं उससे हासिल होती है, और वो एनर्जी स्टोर होती है एटीपी की सूरत में। एटीपी की सूरत में स्टोर की जाती है, और जब जब एनर्जी चाहिए उस एटीपी को तोड़ा जाता है, और इस एटीपी के टूटने पे एनर्जी मिलती रहती है। तो जब एनर्जी लेवल डाउन होता है, हमें भूख लगती है, हम फिर से खाना खा लेते हैं, फिर से एनर्जी स्टोर होती है। ये प्रोसेस चलता रहता है। इसीलिए जुमला शुरू में मैंने बोला था, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ओके फाइन। अब अगला टॉपिक है बेटा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को आपने सबसे पहले सिंपल करके एक डेफिनेशन अपने दिमाग में बिठा लेनी है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की इसको थोड़ा सा सिंपल करके आपको बता दूं। सबसे पहले देखिए बेटा, यहां आपको देखने को मिल रहा है ग्लूकोज C6H12O6। ये ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में आएगा, यानी इस जगह, तो इसको तोड़ा जाएगा, इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, और जब ये टूटेगा तो इसके अंदर से रिलीज होंगे 2 अदद पायरोविक एसिड या पायरोवेट, जिसका फार्मूला भी गिवन है C3H4O3। ठीक है, ग्लूकोज जब भी टूटेगा उसमें से 2 पायरोवेट या पायरोविक एसिड निकलेंगे, चाहे एरोबिक रेस्पायरेशन हो या एनारोबिक रेस्पायरेशन। ये पॉइंट फिर से दिमाग में बैठा ले बेटा, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, ग्लूकोज जब भी टूटेगा, चाहे एरोबिक में टूटे या एनारोबिक में, 2 पायरोवेट उसमें से निकलेंगे। यहां से ऑनवर्ड क्या होगा? अब जब ये पायरोवेट ऑक्सीजन की मौजूदगी में माइटोकॉन्ड्रिया में फर्दर रिएक्शन करेगा तो फिर CO2 बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनेगा। ठीक हो गया, और साथ में एनर्जी। ये है वो एनर्जी जिसके लिए जो एटीपी की सूरत में है, और इसी एनर्जी को हासिल करने के लिए हम सारी तगदो सारी मेहनत करते हैं।
क्लियर हो गई बात? इस पूरे स्टेप को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, अब यहां देखिए कैसे होगा ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज का टूटना कहां पे? साइटोप्लाज्म में। इसको ये है पहला स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ग्लूकोज आएगा साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। ग्लूकोज जब टूटेगा तो ऑब्वियसली उसमें से निकलेंगे 2 पायरुविक एसिड। देखिए ग्लूकोज स्प्लिट्स इनटू 2 पायरुविक एसिड जिसका फार्मूला ऊपर भी गिवन है C3H4O3। C3H4O3 यह है पायरुविक एसिड, एक नहीं 2 निकलेंगे। फिर क्या होगा? 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर जेनरेटेड और उसी में 2 ATP के मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे। समझ आ रही है? और ATP हायर एनर्जी करेंसी है, बड़ी एनर्जी उसके पास होती है, तो 2 ATP बनेंगे। कब? जब ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। फिर क्या होगा? एन एंजाइम ग्लूकोकाइनेस, ये इजाफी है, मैंने आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए ऐड कर दिया है। एक एंजाइम यूज होता है इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। एंजाइम क्या है? कल मैंने आपको एक बात बताई थी कैटलिस्ट, यानी प्रीवियस टॉपिक में, कि कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो उस कैटलिस्ट में से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैटलिस्ट यूज होता है ना, उसका नाम है एंजाइम। ठीक है? और ये एंजाइम बुनियादी तौर पर क्या करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को तेज करता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पढ़ते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो फिर कौन सी वाली रेस्पिरेशन होगी? एनएरोबिक, अपोजिट है। ठीक है? एरोबिक का अपोजिट एनएरोबिक। देखिए अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। ठीक है? जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां यह प्रोसेस होगा। तो सवाल यह पैदा होता है अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कैसे होगा? दरअसल इनको करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे जानदार जिनको नॉर्मल आई विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकती, उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई, एल्गी वगैरह। तो बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह में होती है रेस्पिरेशन। कौन सी वाली? एनएरोबिक। क्या है? रेस्पिरेशन दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नतीजतन क्या बनेगा? यहां पे भी एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन वो एनर्जी होगी निस्बतन कम। एरोबिक में एनर्जी ज्यादा, एनाएरोबिक में एनर्जी कम होती है। अब आ जाते हैं उसके रिएक्शन की तरफ। देखिए मैंने आपको बताया था ग्लूकोज जब भी टूटेगा पायरुविक एसिड तो बनेगा ही बनेगा, चाहे एरोबिक हो या एनाएरोबिक। फिर से सुन ले, ग्लूकोज जब भी टूटेगा 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। फिर ये पायरुवेट आगे कन्वर्ट होगा किस में? एक कंपाउंड जिसका नाम है एथाइल अल्कोहल, या जिसको कहते हैं एथेनॉल। ठीक है? दोनों नाम आप दे सकते हैं, एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में एनर्जी। डिफरेंस कहां आ गया? अच्छे से सुनिएगा। एरोबिक में एथेनॉल की जगह भी एनर्जी बनती है और एनाएरोबिक में एनर्जी कम से कम बनती है, बल्कि एथेनॉल वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ज्यादा बनती होती है। बात फॉलो की? ये 2 डिफरेंस आपके पास आ गए। अब आखिरी बात, सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एनर्जी का हम रट लगाए हैं ना, तो ये एनर्जी स्टोर कहाँ होगी, इस्तेमाल कैसे होगी? उसके लिए मैंने एक आखिरी हेडिंग बनवाई है, रोल ऑफ लिपिड इन एनर्जी स्टोरेज। हमारी बॉडी में डिफरेंट माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिसको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जिनको हम कहते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उनमें से एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का नाम है लिपिड। लिपिड बुनियादी तौर पर हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोरेज का और एनर्जी रिलीजिंग का काम करे। स्टोर करना भी हो तो लिपिड का काम करेगा, और ऑब्वियसली लिपिड के पास एनर्जी होगी तो उसको इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए बेटा, लिपिड आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इंक्लूड फैट्स, वैक्सेस एंड ऑयल। लिपिड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो डिफरेंट फॉर्म्स में देखने को मिल जाते हैं, कहीं पे फैट्स की सूरत में, कहीं पे ऑयल की सूरत में, यानी चर्बी की सूरत में, ऑयल की सूरत में, या वैक्सेस प्लांट्स में होते हैं, वैक्सेस की सूरत में आपको लिपिड देखने को मिल जाते हैं। तो ये लिपिड करेगा क्या? अबाउट हाफ ऑफ बॉडीज एनर्जी कम फ्रॉम लिपिड। मुझे और आपको जितनी एनर्जी एक दिन में मिलती है ना, उस एनर्जी का हाफ से ज्यादा हमें कौन प्रोवाइड करता है? लिपिड प्रोवाइड करता है। क्यों करेगा? स्टोर भी वही करता है, प्रोवाइड भी वही करेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप पैसे बैंक में जमा कराओगे तो निकलवाओगे भी बैंक से।
तो जिस बैंक में जमा करवाए हैं वहीं से निकलवाओगे। तो एनर्जी अगर आप स्टोर कर रहे हैं लिपिड के पास तो आपको वापस में मिलेगी कहां से? लिपिड से। एक्सेस फूड इज स्टोर्ड एज लिपिड इन फैट सेल्स। अब वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना वो या एक्स्ट्रा जो फूड है ना वो बुनियादी तौर पर लिपिड में स्टोर होती है फैट्स की सूरत में, चर्बी की सूरत में। और यही वजह है कि जब हम कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, या आपको मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। नॉर्मली अक्सर लोगों को होता है यार मैं मोटापे का शिकार हो रहा हूँ या पेट बढ़ रहा है, तो फिर लोग कहते हैं यार तुम एक्सरसाइज कर लो। अब सवाल ये पैदा होता है भाई पेट के बढ़ने का या मोटापे का एक्सरसाइज से क्या ताल्लुक है? दरअसल जो हम एक्स्ट्रा खाना खाते हैं, एक्सेस ऑयली चीजें खाते हैं ना, वो स्टोर होता है लिपिड के अंदर फैट्स की सूरत में, चर्बी की सूरत में। अब वो जो फैट है ना वो हमारी स्किन के नीचे मौजूद होती है, एक लेयर। अब वो लेयर स्पेशली बेली एरियाज में, पेट वाले एरियाज में ज्यादा होती है। तो फिर इस वजह से बड़ी जल्दी पेट निकलना शुरू हो जाते, तो फिर लोग कहते हैं एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से क्या होगा? जब भी एक्सरसाइज करोगे बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। फॉलो कर रहे? अब ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो दौरान एक्सरसाइज जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो उस फैट को पिघला के बॉडी हासिल करेगी। तो फैट पिघलेगी तो ऑटोमेटिकली मोटापा कम हो जाएगा। फॉलो कर रहे हैं? तो अगर आप में से किसी को खुदा न खास्ता पेट का इश्यू है तो आप लोग एक्सरसाइज किया करें, ठीक हो गया। खैर सो देखें, ड्यूरिंग एक्सरसाइज बॉडी यूज लिपिड व्हेन ग्लूकोज लेवल्स आर लो। ग्लूकोज का लेवल डाउन है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता बंदा एक्सरसाइज करते हैं साथ खाना भी खाएं, ठीक है ना, 2 बर्गर साथ में रखे एक्सरसाइज करनी शुरू कर दे, वो फिर बड़ा गलत हो जाना है, ठीक हो गया ना। एक्सरसाइज एक 1.5 घंटे के लिए एक्सरसाइज करोगे ना तो एनर्जी लेवल डाउन होगा, एनर्जी लेवल डाउन होगा। लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर ही रही होती है। लास्ट देखिए बेटा, हमारी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। दरअसल ग्लूकोज को स्टोर जब करना होता है ना तो वो स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की सूरत में। कहां पे? मसल्स में और उसके अलावा लिवर में। 2 जगहों पे, लिवर जिगर जिसको हम कहते हैं ना, लिवर और मसल्स में ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड कॉल्ड एज ग्लाइकोजन। ठीक हो गया। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसके पॉइंट्स लिख लीजिएगा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर बड़ा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारा चैप्टर 5 अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप हो गया। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।